सुबह के 6:30 बजे हैं। हजारों आदिवासी महिलाएं कोकराझार के चाय बागानों की तरफ लगभग दौड़ती हैं। कुछ आदिवासी महिलाएं एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ से साइकिल का हैंडल थामे संतुलन बनाती हुई इन चाय बागानों की तरफ जाती हैं। सही 7 बजे इन्हें चाय बागानों में रिपोर्ट करना होता है। कपड़ों को बचाने और चाय की पत्तियां तोड़ते समय लग सकने वाली खरोंचों से बचने के लिए पैर से कमर तक प्लास्टिक बोरी को काटकर बांध लेती हैं। आमतौर पर इन बागानों में जून से सितंबर तक सुबह और शाम भारी बारिश होती है, तो दिन में चिलचिलाती धूप। इससे बचने के लिए छाता काम आता है, लेकिन ये महिलाएं छाता इस्तेमाल करने के लिए ऐसी जुगत लगाती हैं कि वो दोनों हाथों से काम कर सकें। एक हाथ में छाता लेकर काम करने का मतलब है दिहाड़ी में कटौती की आशंका। इन आदिवासी महिलाओं के हाथ चाय की पत्तियों को मशीन की गति से चुनते हैं। वैसे मशीन से इन हाथों की तुलना गलत होगी। अभी तक कोई मशीन नहीं बनी है जो इतनी सफाई और गति से चाय की पत्ती चुन सके। चाय बागानों में काम करने वाली इन आदिवासी महिलाओं को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बिना रुके काम करना होता है। इसके बाद 1 घंटे का समय मिलता है घर जाकर खाना खाने के लिए, और फिर शाम 5 बजे तक लगातार काम। चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं के काम की शर्तें बिल्कुल साफ हैं। 8 घंटे में कम से कम 24 किलो पत्ती, नहीं तो दिहाड़ी में कटौती, और दिहाड़ी है 126 रुपया। चाय बागान में पत्ती तोड़ने का काम महिलाएं ही करती हैं। जबकि पुरुष पत्ती को बागानों से जमा करके फैक्ट्री लाते हैं, उनका वजन करते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री में अलग अलग स्टेज की मशीनों पर काम करते हैं। सबसे पहले इन पत्तियों को भाप दी जाती है और इसके बाद उनको सुखाया जाता है, और यूं तैयार होती है दुनिया की बेहतरीन ग्रीन टी और दुनिया के बेहतरीन ब्रांडों की दूसरी किस्म की चाय। लेकिन चाय उद्योग को आज भी लेबर इंटेंसिव माना जाता है, यानी यहां मजदूरों की जरूरत मशीनों से ज्यादा है, लेकिन कीमत कम है। सुबह 7 बजे घर से निकलता है, धीरे काम जड़ी पकड़ते हुए 7:30 बज जाता है, 8 भी बजता है। बहुत दूर होता है ना, 24 किलो। हाँ, ऐसे ही मैंने देने पड़ता है। उसका बाद में वो एक्स्ट्रा हिसाब होता है, अलग से पकड़ता है उसको। चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों को राज्य के न्यूनतम वेतन से भी कम पैसा दिया जाता है। असम में अनस्किल्ड लेबर की न्यूनतम मजदूरी 240 रुपए है। बागानों में काम करने वाले आदिवासी मजदूर से ज्यादा दिहाड़ी मनरेगा में काम करने वाले मजदूर को भी मिल जाती है। मसलन असम में मनरेगा के तहत 182 रुपए न्यूनतम मजदूरी है। चाय पैदा करने वाले कई राज्यों की तुलना में भी असम के चाय बागानों में मजदूरी कम है। तमिलनाडु के चाय बागानों में मजदूरी 206 रुपए है, जबकि केरल के चाय बागानों में 222 रुपए दिए जाते हैं। कर्नाटक में चाय बागान मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी 228 रुपए है। दरअसल 19वीं शताब्दी में अंग्रेज छोटा नागपुर इलाके से आदिवासियों को यहाँ चाय बागानों में काम करने और जंगल की कटाई के लिए ले आए। इन आदिवासियों में संथाल, उरांव, खड़िया और मुंडा बड़ी तादाद में हैं। वक्त के साथ चाय उद्योग बढ़ा और चाय बागानों का क्षेत्रफल भी, साथ ही इन चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासियों की तादाद भी। 1872 में जहां असम घाटी में 27,000 एकड़ चाय बागान थे, वो 20वीं सदी शुरू होते होते यानी 1900 के आसपास
लगभग 2,40,000 एकड़ में फैल गए। आज़ादी के वक्त अंदाजन 5 लाख से ज़्यादा आदिवासी इन चाय बागानों में काम कर रहे थे। ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से टी ट्राइब कहे जाने वाले इन आदिवासियों की आबादी असम की कुल आबादी का लगभग 18% बताया जाता है। लेकिन जो एक चीज नहीं बदली वो आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति। कुछ कुछ को मिला, कुछ कुछ कच्चाई मकान में है। अच्छा, कितने लोग होंगे कच्चे मकान में अभी? करीब 25-30 परिवार। और कुल कितने परिवार हैं यहाँ पे? यहाँ तो ऐसे धरिए परमिट वर्कर तो कम है। आपका धरिए परमिट वर्कर खूब ज़्यादा होने से 300-350 होगा। टेम्पोररी मिला के 7-8 हज़ार हो जाता है। तो आप कह रहे हैं 8,000 में से सिर्फ 300 परमानेंट वर्कर है, बाकी सब टेम्पोररी। सब टेम्पोररी है। चाय बागान मालिकों की जिम्मेदारी में चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों को पक्के मकान, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और सस्ता राशन उपलब्ध कराना भी शामिल है। चाय बागान ये दावा भी करते हैं कि चाय बागान में काम करने वाला एक मजदूर जब अपनी मां के गर्भ में आता है तब से लेकर उसकी अंतिम सांस तक उद्योग उसकी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन सच्चाई इस दावे से कोसों दूर है। बागान में मैं कहे चाहूँ जे महिला मन कर विषय दिक्कत है। हमें 9 महीना तक पेट में छुआ लिख के कामाते रहिला। हमें के रहे के लिए अच्छा ठाव नहीं खे। चाय बागान में काम करने वाले आदिवासियों के लिए जो मकान बनाए गए हैं उनमें से ज्यादातर कच्चे ही हैं। पीढ़ियों से इन चाय बागानों में कमर तोड़ रहे इन मजदूरों के परिवार के लिए इन बस्तियों में ढंग से रहने और जीने के कोई इंतजाम 200 साल में भी नहीं हो पाए। पीने के पानी के लिए आज भी कुएं का ही सहारा है। कोकराझार की मजदूर बस्ती के पास ही एक प्राइमरी स्कूल है। इमारत के नाम पर एक ही कमरा है। नर्सरी से 5वीं तक कुल 6 क्लास हैं। स्कूल में 3 अध्यापक हैं, 2 पुरुष और 1 महिला। पीने के पानी की एक टंकी बनाई गई थी, लेकिन उससे टूटी गायब है। कानूनन बच्चों को दोपहर का खाना स्कूल में मिलना चाहिए, लेकिन स्कूल में खाना बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप इन तीनों अध्यापकों को दाद देंगे। एक कमरे में 6 कक्षा के बच्चों को पढ़ाना आप समझ सकते हैं कैसी अद्भुत क्षमता की दरकार रखता होगा। बहरहाल इस स्कूल के रजिस्टर में दर्ज बच्चों के नाम देश की साक्षरता के आंकड़ों को बेहतर बनाने में मदद जरूर करते हैं। ये बात दीगर है कि कुल छात्रों में से मुश्किल से 10% बच्चे ही स्कूल आते हैं, वो भी कक्षा 2 या 3 तक ही। स्कूल के अध्यापक अपनी नौकरी बचाने की चिंता में ही सही, सरकार और कंपनी से स्कूल की हालत सुधारने की मांग लगातार कर रहे हैं। बरसों से चिट्ठी पत्री चल रही है, लेकिन नतीजा नीलबटा सन्नाटा। कमिटी भी बोल रहा है, यूनियन को भी बोल रहा है, यूनियन भी बोल रहा है नहीं, तो ये लेके हम सरकार को भी जनाया है, गवर्नमेंट ऑफिसर लोग को कॉपी भी दिया है, तो कोई एक्शन नहीं लेता है। 19वीं शताब्दी में अपनी जड़ों से उखाड़कर यहाँ लाए गए इन आदिवासियों की समस्या सिर्फ आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ापन और अनवरत शोषण नहीं है। इन आदिवासियों को पहचान के संकट से भी जूझना पड़ता है। ना इन्हें यहाँ कोई संथाल समझता है, ना मुंडा, ना खड़िया, ना उरांव। इनको यहाँ कहा जाता है टी ट्राइब, जो ना सामाजिक शब्द है और ना ही संवैधानिक शब्द। आज भी इन आदिवासियों को असम में अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मैं भी भारत कार्यक्रम में। आज हम कोकराझार के लाल माटी चाय बागानों के बीच में हैं और हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। उसके अलावा
बड़ी तादाद में चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी मजदूर भी हमारे साथ हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि जिनको टी ट्राइब्स कहा जाता है उनसे जुड़े हुए मसले क्या हैं और उनके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ दोनेश्वर गोयारी साहब हैं जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के यहाँ पर। हमारे साथ वीर सिंह मुंडा मौजूद हैं, बिरसा कमांडो फोर्स अंडर सीज फायर संगठन से ये आते हैं। इनके अलावा रोशन लाकड़ा हैं, आदिवासी छात्र संघ से हमारे साथ हैं। सलीम मिंज हैं, वो भी आदिवासी छात्र संघ से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ इस्माइल धनोवार हैं जो एक ट्रेड यूनियन नेता हैं यहाँ पर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और चेती मिंज उनके साथ बैठी हुई हैं, अखिल भारतीय चाय मजदूर संघ से वो हमारे साथ हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में हमारे साथ यहाँ पर चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी मजदूर हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन दोनेश्वर साहब, आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर चाय बागानों में ये आदिवासी काम करते हैं। 126 रुपया प्रतिदिन इनको मिलता है और महीने में करीब 600 रुपये का राशन इनको दिया जाता है 2 रुपये किलो के हिसाब से। क्या आप ये मानते हैं कि जो न्यूनतम वेतन है जो मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है उसके तहत भी ज़्यादा पैसा मिलता है? ये बागान का बारे में कंपनी और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का बात है, लेकिन जो 126 रुपये ये बहुत कमती है। आज का दिन में इसको चलाने के लिए कोई फैमिली का ठीक नहीं होता है। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कंपनी वालों को और स्टेट गवर्नमेंट को इससे ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम MGNREGA इससे भी थोड़ा ज़्यादा बनाने के लिए मैं ये माध्यम से अनुरोध करता हूँ। जी, वीर सिंह मुंडा जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा कि टी ट्राइब्स जिनको कहा जाता है वो मजदूर जो काम करते हैं उनकी कैसी आर्थिक हालत है? देखिए, एक्चुअली क्या है, ये जो 126 रुपया जो पर डे तनख्वाह मिलता है ये लगभग 6 महीने के अंदर हुआ है। उससे तो पहले 94 रुपया मिलता था। जहां आज बाहर बागान के अगर बाहर कुछ सिटी वगैरह में चला जाएगा तो वहाँ 250-300 रुपया जहाँ तनख्वाह मिलता है। तो ये जो सैलरी है, जो तनख्वाह 126 है, उसके बावजूद भी जो बागान में जैसे कि जो सैनिटरी फैसिलिटी, जो शिक्षा के लिए जहाँ राइट टू एजुकेशन आजकल है, लेकिन बागान में आज कम से कम 1200 बागान है असम में। वहाँ जाके देखिए खाली LP स्कूल खाली है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंट। तो ये शिक्षा के दिशा में अगर देखा जाएगा, उसके बाद सैनिटरी जो रोड है, ड्रेनेज सिस्टम है, अगर क्वार्टर दिखा जाएगा उसमें कुछ वैकेंसी वाला जो है परमानेंट फालतू उसका भी जो इस स्कूल मिला के जो प्रॉब्लम है, एक्चुअली हम लोग कहते हैं कि हम लोग अभी आज़ाद देश में भी हम लोग आज़ाद नहीं है। जी, मैं आपके पास आऊँगा फिर से वीर सिंह मुंडा जी, और सामाजिक आर्थिक जो स्थितियां हैं उस पर चर्चा आपसे करते रहेंगे। लेकिन रोशन लाकड़ा, आपसे मैं बात करना चाहूँगा। आप आदिवासी छात्र संघ से जुड़े हुए हैं। अभी जब वीर सिंह कह रहे थे कि यहाँ पर अगर शिक्षा की बात करें, हमने देखा इन्हीं चाय बागानों में एक प्राइमरी स्कूल जो है वो 27 बाई 18 का एक कमरा है जिसमें 6 क्लासें एक साथ चलती हैं, 3 अध्यापक एक साथ पढ़ाते हैं। तो ये स्थिति आपको इसका क्या कारण नज़र आता है और क्या समाधान होना चाहिए? हम लोगों का असम का लिटरेसी देखा जाए तो 73% है। तो इसके सबसे ज़्यादा हिस्सा आदिवासी लोगों का होता है, जो 4 जनजाति बोला जाता है असम में, टी ट्राइब्स। तो इन लोगों का क्या है कि अभी अगर आदिवासी लोगों का उन्नति हो जाता है तो ये रेशियो हम लोगों का लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा। तो हो सकता है केरला को हम लोग को क्रॉस कर लेंगे, नहीं तो मिजोरम को हम क्रॉस कर सकता है। लेकिन हम लोगों का आदिवासियों को ये स्कोप नहीं दिया गया है, एजुकेशन के लिए स्कोप नहीं दिया गया है, रिजर्वेशन में कुछ नहीं है। टी ट्राइब्स के लिए 2 सीट दिया जाता है, मेडिकल में 2 सीट दिया जाता है और IT सेक्टर में 2 सीट दिया जाता है। तो इनमें भी कोई भी कम्युनिटी का यहाँ पे जाके रिजर्वेशन कोटा में टी ट्राइब्स का नाम से वो लोग पढ़ सकता है। आदिवासी लोगों का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। सलीम मिंज साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जैसे अभी तक हमने जो बात की कि जो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिलने से टी ट्राइब्स जिनको कहते हैं, जिनमें उरांव भी आते हैं, खड़िया भी आते हैं, मुंडा भी आते हैं, उनको अवसर नहीं मिल रहे हैं। क्या आप भी यही मानते हैं क्या, या इसके अलावा भी कोई और कारण है कि ST का दर्जा मिलने से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या कुछ और भी करने की ज़रूरत है? आसाम में ट्रैवल नहीं होने के कारण हम लोगों को बहुत चीज़ से हम लोग वंचित हो रहे हैं। एजुकेशन हो, हेल्थ हो। अब हेल्थ की बात की कहेंगे तो टी गार्डन में आप देख सकते हैं कि जहाँ MBBS डॉक्टर नहीं है, जहाँ कहीं से फार्मासिस्ट को लेकर आया और उसको डॉक्टर के हैसियत से बैठाया गया है। और कोई अगर उसको डॉक्यूमेंट चाहिए किसी काम के लिए
आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए तो वो सर्टिफिकेट नहीं चलता है। लेकिन जहाँ तक डॉक्टर हेल्थ की बात करते हैं तो वही डॉक्टर है। तो एसटी मिलने से 100% सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक ये समाधान होगा। इस्माइल धनोवार जी, आप अध्यापक भी हैं, क्या स्थिति है अगर आप शिक्षा की बात करें चाय बागान में काम करने वाले आदिवासियों के बच्चों की? स्कूल में बहुत किस्म की सुविधा नहीं दिया जाता है कंपनी तरफ से, और बच्चा लोग को इस तरह का रखा जाता है कि जैसे कि मैनेजर लोग बोलता है कि माँ के पेट से हम लोग देखभाल करता है, लेकिन ये सब पूरी गलत है। छोटा छोटा बच्चा को इतना से रखता है जैसे कि मतलब उसका छोटा में उसका मतलब जीना हराम हो जाता है। बहुत मुश्किल परिस्थितियों में वो जीते हैं। चेती मिंज जी, आप यहाँ चाय बागान का जो मजदूर संघ है उसमें काम करते हैं। जो यहाँ पे जितने भी मजदूर काम करते हैं उसमें से कितने हैं जो परमानेंट हैं, जो स्थायी कर्मचारी हैं चाय बागानों के, और कितने हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, टेम्परेरी उस पे काम करते हैं? बागान में मैं कहे चाहूँ जे महिला मन कर विषय दिक्कत है। हमें 9 महीना तक पेट में छुआ लिख के कामाते रहिला। हमें के रहे के लिए अच्छा ठाव नहीं खे, और हमें 126 टका में हमें छुआ के और निजे शरीर के जतना के रखे के लिए हमार बिराट दिक्कत होवेला। और हमार बागान में ऐसे नहीं जे हमें के खाए के भालो सुविधा नहीं देवेल। और 126 टका में जैसन हमें निजे भी पूरी के भी जिए के लिए बचाए के लिए मुश्किल है। जे सरकार हमें के ऐसे मैंने वंचित तो करके बांध के रख दी है। वंचित से हमें के उद्धार करे के लिए जैसे हमें के रहे के लिए घर, जैसे खाए के लिए पानी के व्यवस्था, जैसे रहे के लिए हिटे के लिए डहार कर व्यवस्था, ये सब हमें के मैंने कंपनी तरफ से सुविधा लगे, सरकार तरफ से हमें के सुविधा लगे। हमें महिला मन के बगरा दिक्कत होवेल। बागान में पुरुष और महिला सबे कोई हमें 8 घंटा खटीला, 8 घंटा खटे कर चलते हमें इसे मैंने बंधाई के वंचित तो हो के आहे। हमार फैसिलिटी नहीं के जेठू फैसिलिटी पावे के लगे सरकार बट से, वो सरकार बट से भी हमें के फैसिलिटी ठीक ढंग से हमें चाह गार्डन में काम करे कर चलते, चाह मजदूर हो कर चलते से हमें ये सब फैसिलिटी हमें के लूटते है कंपनी और नहीं देते है। इकर लगिन मैं कहूँ जे जल्दी से। जी चेती मिंज जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। वीर सिंह मुंडा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि ये बात सही है कि आप अगर झारखंड में जाएं, बंगाल में जाएं तो उरांव हैं, मुंडा हैं, उनको आदिवासी का दर्जा है, एसटी का दर्जा है, जो 5th शेड्यूल में जो सेफ गार्ड्स दिए गए हैं उनके लिए जो सुविधाओं का वादा किया गया है उनको वो मिलता है, या उसके वो हकदार माने जाते हैं कम से कम, अगर नहीं भी मिलता है। लेकिन आसाम में ये कहा जाता है कि आप जो आदिवासी होने का क्राइटेरिया है, जो एसटी होने का क्राइटेरिया है, वो फुलफिल नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू 1950 जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है उसके हिसाब से हम लोग 36 कम्युनिटी जो बिलोंग करते हैं एसटी से, वहाँ में से कम यहाँ असम में 15 या 16 का मेजोरिटी है। और जहाँ तक हम लोग संताल, उरांग, खड़िया लोग, हमारा जो भाषा है उसको हम लोग अपना घर में बोलते हैं। लेकिन टी गार्डन में क्या है, इसमें थोड़ा मिक्स कम्युनिटी है, इसलिए यहाँ एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ करता है जिसको हम लोग सदरी बोलते हैं। की भाषा जो है वो एक डेवलप होती है किसी भी इलाके में जहाँ आप काम करते हैं, नेचुरली दूसरे लोगों से मिलते हैं, एक नई भाषा का निर्माण होता है। आप लोगों से हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन बहुत सारी बड़ी तादाद में यहाँ पे हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। आप कौन से आदिवासी समुदाय से हैं? मैं उरांव कम्युनिटी से हूँ जी। और उरांव कम्युनिटी की क्या स्थिति है यहाँ पे? कितनी आबादी है, क्या काम करते हैं? यहाँ कुल मिलाकर 3 बागान हैं एरिया में, और इस एरिया में ज़्यादातर उरांग आदमी सभी हैं। और यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो चाय बागान का जो मिक्सचर भाषा है, जैसे कि मुंडा जी बोले कि मतलब मिक्सचर भाषा एक कॉमन लैंग्वेज, मतलब एक कनेक्शन के लिए कॉमन लैंग्वेज होता है, वो चीज़ मतलब बागान में चलता है। लेकिन अपना अपना भाषा जैसे कि घर में बोला जाता है जी। जैसे उरांग लोगों का अपना एक भाषा है जिसको कुड़ुक बोलते हैं। कुड़ुक बोलते हैं जी। जी जी, ठीक है। यहाँ पे जो आप काम करते हैं चाय बागान में, क्या यहाँ पे कोई अस्पताल भी है? अस्पताल है सर, तो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर नहीं है, अच्छा बीमारी चिकित्सा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है।
अपना नाम मुझे पहले बताइए। कलावती बड़ाई। अच्छा कलावती जी, ये बताइए कि क्या यहाँ पे आपके जो जितनी बहुत सारी औरतें यहाँ पे काम करती हैं, क्या उनके बच्चों के लिए यहाँ आंगनवाड़ी है, कोई उनका ख्याल रखे जिस दौरान आप काम करती हैं, या बच्चों को अकेला घर छोड़ के आ जाती हैं? आंगनबाड़ी नहीं है सर हम लोग के यहाँ पर, बाकी यहाँ के क्या करेंगे, बच्चों लोग को घर में छोड़ के आ जाते हैं काम पर। तो उनका ख्याल कौन रखता है? वो स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? वो अपने मर्जी से जाते हैं, अपने मर्जी से आते हैं, क्या करेंगे। हम लोग का तो ऐसे ही गुजर रही है तो काटना ही पड़ता है। पीछे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कौन से चाय बागान में काम करती हैं? इसी बागान में काम करती हैं। तो यहाँ पर चाय बागान में कितना आपको दिन का पैसा मिलता है? 126 टका। 126 रुपया मिलता है। और अगर क्या आपको दिन में ये भी तय है कि कितनी पत्ती रोज तोड़नी है, या 8 घंटे काम किया उसमें जितना हुआ सो हुआ मिल जाएगा पैसा? 24 किलो। अगर मान लीजिए 24 किलो से ज़्यादा आप पत्ते तोड़ के कंपनी को देते हैं तो क्या उसका अलग से पैसा मिलता है? अलग से देते हैं। कितना देते हैं? 1 रुपया 50 पैसा। हाँ, 30 किलो 1 किलो का 30 किलो 31 किलो 35 किलो बाद जैसा तोड़ता है उससे मैंने पैसा देते हैं। आपका क्या नाम है? रूमी बेग। आपने पढ़ाई की है? हाँ। किस क्लास तक पढ़ाई की है? क्लास 9 तक। क्लास 9वीं तक पढ़ी है, तो फिर छोड़ क्यों दिया पढ़ना? घर पे पैसे की जरूरत थी इसलिए। घर पे पैसे की जरूरत थी। तो कितने लोग आप चाय बागान में काम करते हैं आपके परिवार से? 2। कौन कौन? मम्मी और मैं। आप दोनों काम करते हैं। बैठ जाइए रूमी। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर चाहे महिलाओं से आप बात करें और नौजवानों से बात करें, जिनसे भी बात करें, उन शिक्षा की बात करें तो वो शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं कि वो शिक्षा को कंटिन्यू कर पाएँ। आपसे दोनेश्वर साहब मैं पूछना चाहूँगा कि एक लड़की है जो 9वीं में पढ़ती थी, उसने पढ़ना छोड़ दिया। पढ़ना अच्छा लगता है। आर्थिक हालात सारी, अगर मैं टी ट्राइब्स की बात करूं उनकी भी, और बोडो ट्राइब्स की बात करूं या और राभा ट्राइब की बात करूं, गांवों में गरीबी अभी काफ़ी है, रोज़गार के अवसर कम हैं। तो एजुकेशन का बात बोला तो ये कंपनी से ठीक करना था जी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्मूला नहीं है जी। जो ये 9 में क्लास में पढ़ा था अभी छोड़ दिया। इसके फ्यूचर में क्या करना है इसका फॉर्मूला ही नहीं है स्टेट का। और हम लोग को बीटीसी में भी ऐसा नहीं दिया, इसलिए चलाने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। बीर सिंह मुंडा जी, आपसे भी बहुत संक्षेप में मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आप चाहते हैं कि किया जाए जिससे कि यहाँ पर टी ट्राइब्स की स्थिति सुधर सके? देखिए, एक्चुअली कुल मिला के हम लोग तो बहुत समस्या में डूबे हुए हैं। इसका दो तीन समाधान का हो सकता है। जैसे कि पहला तो हम लोगों को शेड्यूल ट्राइब देने के लिए बहुत ये करना पड़ेगा, और देने से ही कुछ मतलब ये हो जाएगा। प्रोसेस आगे बढ़ा है कुछ इस पे कार्रवाई? एक्चुअली 1950 ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग टू ये है कि 36 जो कम्युनिटी है उसका एथनोग्राफिक रिपोर्ट ऑलरेडी दिया गया है, जहाँ तक आरजीआई ने एक्सेप्ट करके उसको कैबिनेट नोट बना के रखा है। चेती जी, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा। महिला आदिवासी महिलाओं की दृष्टि से अगर देखें यहाँ पे तो क्या करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जो चाय बागान में जो महिला मजदूर जो काम करती हैं? बागान में काम करे में कम हजरा में कोनो छुआ पुता के शिक्षा भालो अच्छा पिंधाए अच्छा खियाए ये सब हमें करे नहीं पड़ते है। ये होले मैंने छुआ पुता भी हमार दुर्बल होता रहेला, ये सब समस्या हमार आदिवासी के भीतरे आहे। जी चेती जी, आपकी इसी बात के साथ, क्योंकि समय की सीमा है और उमस और गर्मी भी बहुत है, उसके बावजूद आप सब लोग हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में हम ये उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि वक्त के साथ ये हालात बदलेंगे और हमारी ये कोशिश इन मुद्दों को, टी ट्राइब्स जिनको कहा जाता है, जो उराम है।